इंडिया हाउस में इस दौरान उनकी मुलाकात होती है एक युवा सिख से जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा। ऐसे ही एक पार्टी में मदन लाल ढींगरा भी पहुंच गए और अपने रिवॉल्वर के साथ पार्टी में एंटर हो गए और मौका ही देखते उन्होंने 3 गोली कर्जन वाइली को वहीं पे मार दी एंड कर्जन वाइली डाइड ऑन स्पॉट। आप तो घुसपैठी हो, मैं तो बस अपने घर को कॉकरोचेस से और चूहों से मुक्त करा रहा था, तो ये कॉकरोच चूहे मेरे ऊपर ट्रायल कैसे कर सकते हैं? तुम मेरे घर में घुसे हो ना, हम तुम्हारे घर में थोड़ी घुसे हैं। इनोसेंट जर्मन। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आती है गांधी जी की कि उनको कर्जन वाइली कहाँ से इनोसेंट लग रहा है। उन्होंने क्या किया कि एक बॉम्ब मैनुअल जो वहाँ पे बनता था उसको स्मगल करवाया इन्होंने इंडिया में, जिसके बाद इंडिया में एक सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हुए। इस सीरीज ऑफ अरेस्ट में बहुत सारे लोग पकड़े गए और इनमें से एक थे बाबा राव, जो कि सावरकर जी के बड़े भाई थे। और इनका अरेस्ट जिस तरीके से हुआ है उसकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आंख में आंसू आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कहानी को सुनने में तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड कीप वॉचिंग। बॉम्ब मैनुअल यूरोप से इंडिया में पहुंच चुका था और ब्रिटिश ने हर तरफ छापेमारी शुरू कर दी थी और नासिक के अंदर सावरकर के जो बड़े भाई थे बाबा राव, उनके घर में ये बॉम्ब मैनुअल पकड़ा गया। सीधे इन पे सेक्शन 121 यानी सेडिशन एक्ट के अंतर्गत इनको जेल में ठूंस दिया गया। बाबा राव को जेल ले जाते समय उनको पूरे स्ट्रीट में परेड कराया गया हैंडकफ्स के साथ। उन बेड़ियों में उनका हाथ बांधकर दीवार के अगेंस्ट करके उनको 6 दिनों तक खड़ा रखा गया और उसी पोजीशन में उन्होंने अपने ही पैंट में टॉयलेट किया, यूरिन किया, सब कुछ किया। उनके सारे प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया गया। और जब मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन, इसका मतलब सिर्फ जमीन और घर नहीं, उनके घर में जितने यूटेंसिल्स थे उसको भी ब्रिटिश लोगों ने कैप्चर कर लिया। जो सावरकर जी की भाभी थी यशु वाहिनी, ऑब्वियसली उनको अपने घर से निकलना पड़ा। उनको अपने घर से निकलने समय जब उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो इतनी करेजियस वुमेन कि वो बोलती हैं कि हमारा जो आज का संघर्ष है, आने वाली जनरेशन वो आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेगी। देखिए कितना ब्रेव एक्ट है। अगर मतलब वो टूट जाती हैं, वो रोने लग जाती हैं, है ना, तो ये न्यूज़ तो ऑब्वियसली पहुंचती। सावरकर जी जो रह रहे हैं लंदन में उनके पास भी पहुंचती। साइकोलॉजिकल बर्डन एक क्रिएट होता। लेकिन उनकी भाभी की ये बात है कि ठीक है ये सब तो होता ही रहेगा। सोचिए कि कितना करेज चाहिए, कितना स्ट्रेंथ चाहिए इस तरीके की बातें बोलने के लिए। अब आइए थोड़ा देखते हैं कि उस समय हिंदुस्तानी वो क्या कर रहे हैं। तो इसमें भी 2 कैटेगरी आपको मिलेंगे। एक कैटेगरी वैसे लोग हैं, इनके आस पड़ोस के लोग, जो कि यशु वाहिनी जो थी उनको इस नीच दृष्टि से देख रहे हैं जैसे कि इनके जो हस्बैंड ने कोई चोर, चक्के, मर्डरर, लुटेरे, डकैत, रेपिस्ट हो। लोग उनको बोल रहे हैं कि यार ये तो कैदी की पत्नी है। अरे भाई, तो कैद में वो बंदा गया क्यों है? आपके लिए ही तो गया है। अगर आपको सपोर्ट नहीं करना है तो आप मुंह पे उंगली रख करके चुपचाप क्यों नहीं बैठ सकते हैं? आपको हर जगह जाकर उंगली करने की क्या आदत है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पता ही नहीं है कि उस बंदे का स्ट्रगल क्या है, तो आप चुप रहिए। आप डिमोरलाइज करने क्यों पहुंच जाते हैं? उनका सोशल बॉयकॉट स्टार्ट हो गया। वो जिस बुलक कार्ट पे बैठ करके जा रही थी अपने मायके, जब पता चला टांगे वाले को कि यार इनके हस्बैंड तो जेल में है, तो उनको बीच रास्ते पे उतार दिया। वो सामान खरीदने जाते थे राशन की दुकान पे तो उन सामान देने से मना करते थे। इस तरीके का सोशल बॉयकॉट हो गया। सोचिए आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो। ऐसा नहीं है कि आप एक लॉन्ग मार्च किया, डंडा लेके चल दिए, कुछ भजन गा दिए, थोड़ा सा चरखा चला दिया और देश आज़ाद हो गया। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पेन, बहुत सारा दर्द सहना पड़ा है, जिसकी वजह से आज हमें आज़ादी मिली है। आप सोचिए कि इस समय का इनकी सहायता के लिए कौन आ रहा है। तो भिकाजी कामा जो है वो यूरोप में बैठी हुई है, वो आर्टिकल लिख रही हैं, वो वहां पे पैसे जुटा रही हैं। और कुछ जो यहाँ के एक पोएट है, नेशनलिस्ट पोएट थे, उनका नाम था गोविंद, तो उन्होंने एक पोएम लिखा जिसका टाइटल उन्होंने दिया कि संकटी रक्षा मेम कांत, यानी प्रोटेक्ट माई हस्बैंड ओ डियर लॉर्ड। और ये इतना हृदय विदारक पोएम था कि इमोशनल कर दिया, उनको इंस्पायर भी किया। बाबा राव अभी मुंबई के जेल के अंदर ही कैद थे, उनके ऊपर ट्रायल चल रहा था। लोगों को पता ही था कि इस ट्रायल्स का आउटपुट क्या आने वाला है। और फाइनली 2-3 महीने के बाद जजमेंट आ जाता है, आजीवन कारावास की सजा हो जाती है काला पानी यानी अंडमान में। और एसएस महाराजा शिप पे बैठा करके उन्हें अंडमान की तरफ रवाना कर दिया जाता है। फिलहाल सावरकर जी अभी लंदन में थे, उनके पास ये न्यूज़ पहुंच गई थी। ऑब्वियसली बहुत शॉक्ड हुए इस न्यूज़ को सुन करके। और जैसा हमने पहले एपिसोड में देखा भी है कि उनका अपने भाभी से बहुत क्लोज रिलेशन था। सावरकर जी की माँ जब वो बहुत छोटे थे तभी मर गई थी और उनकी भाभी को भी अपने माँ जैसा मानते थे। उनको पता चला कि उनके साथ ऐसा हो रहा है तो वो भी अंदर से काफ़ी डिस्टर्ब थे। लेकिन लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस, तो उनके सामने फिर वही चॉइस था कि क्या वो सरेंडर कर दें और चुपचाप से इंडिया में चले जाएं। माफ़ी वाफ़ी मांग सकते थे उस समय और अपनी बैरिस्ट्री की डिग्री कंप्लीट करके इंडिया में प्रैक्टिस करने आ जाते। लेकिन उन्होंने बोला नहीं,
कुछ भी हो जाए, जो अष्टभुजा भवानी माता के सामने हमने प्रतिज्ञा ली है कि भारत की आज़ादी के लिए ही निरंतर काम करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारत आज़ाद ना हो जाए, तो उस प्रतिज्ञा को याद करते हुए अपने आंसू पोंछते हुए अपने काम में लगे रहे। इंडिया हाउस में इस दौरान उनकी मुलाकात होती है एक युवा सिख से जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे। वो इंडिया हाउस के ज्यादा मीटिंग्स में नहीं आते थे क्योंकि उनको लगता था यार ये लोग बस बैठ कर मीटिंग्स कर रहे हैं, कुछ एक्शन तो है ही नहीं। इसी बीच मदन लाल ढींगरा की नजर गई, उनके कान में खबर पहुंची करजन वाइली के ऊपर। करजन वाइली बड़ा एक इंटरेस्टिंग आदमी है। वो इंडिया में जिस समय पोस्टेड था तो उस समय नेपाल का वो रेसिडेंट था। रेसिडेंट उनको बोलते थे कि जो प्रिंसली स्टेट के राजा के कोर्ट में रहते थे और उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरीके से वही चलाते थे। राजा बस फॉर नेम से वहां पे बैठा होता था। तो समझ लो कि एक तरीके से नेपाल का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटर था, पूरा करता धरता था, वो करजन वाइली ही था। इसके बाद करजन वाइली अपना काम कंप्लीट करके रिटायरमेंट लेकर के इंग्लैंड चला जाता है और इंग्लैंड में फिर उसको एक असाइनमेंट मिलता है कि यार इंडिया हाउस के लोगों पे स्टूडेंट्स को तोड़ो, स्प्लिट करो। तो उसको ड्यूटी दी गई थी टू कीप एन आई ऑन सावरकर जी। तो वो हमेशा लड़कों से मिलते थे, वो बोलते थे कि यार देखो इसका भाई तो ऑलरेडी जेल में है, ये भी तो आज नहीं तो कल चला ही जाएगा, तो इससे दूर रहो, क्या तुम लोग इसमें पचड़े में फंसे हुए हो, पढ़ाई करो, अच्छा यहाँ पे नौकरी लो, डिग्रीज लो और घर जाओ। तो इस तरीके की बातें उनकी तरफ बेट फेंकता था कि ब्रिटिश के साथ हाथ मिलाने में उनका कितना फायदा है और सावरकर जैसे लोगों से दूर रहने में उनका कितना फायदा है। मदन लाल ढींगरा को ये बात पता चली, उन्होंने ये प्रण ले लिया कि भाई अब इस बंदे को तो निपटाना है। करजन वाइली क्या करता था ना कि महीने 2 महीने पे एक बार अपने घर के अंदर ही एक पार्टी थ्रो करता था सारे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे ही एक पार्टी में मदन लाल ढींगरा भी पहुंच गए और अपने रिवॉल्वर के साथ उस पार्टी में एंटर हो गए और मौका ही देखते उन्होंने 3 गोली करजन वाइली को वहीं पे मार दी एंड करजन वाइली डाइड ऑन स्पॉट। एंड दिस बिकेम अ सेंसेशन। पूरे अखबार में ये डिस्कस हुआ कि किस तरीके से एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी ने आकर के एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर को ब्रिटेन के अंदर ही ढेर कर दिया। दिस बिकेम द फर्स्ट एक्ट ऑफ असैसिनेशन ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी इनसाइड ब्रिटेन। और इसलिए भी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज आप सोचिए कि जैसे इंडिया के अंदर अगर आके कोई बॉम्ब मार देते तो आप क्या बोलते हैं कि यार यू फील इनसिक्योर, आपको लगता है कि यार आपका स्टेट इतना कमजोर है कि कोई भी आकर के यहाँ पे अटैक कर दे रहा है। तो दिस बिकेम अ वेरी बिग मैसेज फॉर ब्रिटिश कि आप क्या बात करते हो इंपीरियलिज्म की, आप क्या बात करते हो पावर की। आपके घर में आकर के आपके जो नेपाल का एडमिनिस्ट्रेटर रहा है उसको ही गोली मार दिया, उसके घर में घुस करके। मजा आया। तो दिस became too much for ब्रिटिश टू swallow। एक बहुत बड़ा लेवल ऑफ सिक्योरिटी लैप्स तो था ही और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा लेवल ऑफ एम्बैरेसमेंट भी था उनके लिए। एंड ऑब्वियसली मदन लाल ढींगरा को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, उन पे केस वेस चला। सबसे पहला रिएक्शन तो हमारे महाराजा ऑफ बनारस का आता है। वो बोल रहे हैं दिस इज एक्सट्रीमली शेमफुल एक्ट एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इंग्लैंड इज स्टिल साइलेंट। इंग्लिश might not think necessary to care about Indians, but it is duty of Indians to care about British because they cannot afford to lose England। अरे कहना क्या चाहते हो? ये क्या चल रहा है, मतलब ये किस तरीके का मानसिकता है, इसको समझा पाना इज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी। मदन लाल ढींगरा के अपने माता पिता, अपना परिवार आकर के इंडिया के वायसरॉय को एक चिट्ठी लिख के देता है कि हमें इस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, इसने जो किया बहुत घृणित किया, हम इसको अपने पूरे प्रॉपर्टी से, अपने परिवार से इसको बेदखल करते हैं। आप सोचिए उस आदमी पे क्या बीत रहा होगा, उसका साइकोलॉजी क्या होगा उस समय। लेकिन उसी समय मैडम बीकाजी कामा, वो सोशियोलॉजिस्ट में एक स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल लिखती हैं। वो बोलते हैं दीज शेमलेस पीपल लाइक गोखले ऑफ पूना एंड एस एन बनर्जी ऑफ कोलकाता, दीज आर द सूडो पेट्रियट्स हु प्रेज गवर्नमेंट टू विन पर्सनल सेफ्टी अमिडस्ट द जनरल रूइन ऑफ द नेशन। मतलब ये लोग ऐसे निकम्मे लोग हैं, नकली देशभक्त लोग हैं जिनको सिर्फ अपनी चिंता है, अपनी पड़ी है। राजा महाराजा है तो उसको अपने रजवाड़े की पड़ी है और जो मॉडरेट कांग्रेसी है तो उनको बस एमएलए, एमएलसी, एमपी ये सब बनने की पड़ी है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका देश भाड़ में जा रहा है, उनके देश के लड़के कुर्बानी दे रहे हैं, उनके तरफ उनका कोई सिंपैथी नहीं। ढींगरा के भाई को बुलाया जाता है इंग्लैंड में और वो इवेंट हो रहा था इसको कंडेम करने के लिए। वहां पे स्टेज पे चढ़ते हैं और पब्लिकली कंडेम करते हैं अपने भाई को इस एक्टिविटी के लिए कि बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कोई भी बड़ा कृत्य कर पाना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और इसलिए भी प्रॉब्लमेटिक है कि आप सोचिए कि वहां पे बहुत सारे और भी रिवॉल्यूशनरीज होंगे, ठीक है ना, जो 18, 19, 20 साल के होंगे। उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि यार कल को मैं भी जाकर के ऐसा कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करूं और तो ब्रिटिश तो मेरे ठीक है जेल करेंगे, आई एम रेडी फॉर दैट, पर मेरे माँ बाप भी मेरे वजह से शर्मसार हो जाएंगे, मेरे भाई बहन भी मेरे को डिसोन कर देंगे। तो उनके दिमाग में भी एक सीड ऑफ डाउट पड़ता है। तो आप कंपेयर करिए कि ढींगरा के जो माता पिता थे, उसके भाई बहन जो थे, जो इस तरीके से जाकर के माफी मांग रहे थे, और यशु वाहिनी को जो कि एक सिंगल लेडी थी, उनके भाई, उनके भतीजा, सबको को अरेस्ट कर लिया गया है। और उसके बावजूद वो बोल रही हैं कि मुझे खुशी है कि मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है क्योंकि आगे चल करके इसी काम की वजह से मेरे जो
आने वाले नस्लें होंगे वो आज़ाद भारत में सांस लेंगे। तो रोल ऑफ फैमिली को इग्नोर नहीं किया सकता है, उसका एक बहुत वाइड इम्प्लीकेशन पड़ता है ऑन द मोरल ऑफ रिवॉल्यूशनरी हिमसेल्फ एंड ऑल्सो अदर रिवॉल्यूशनरीज इन मेकिंग। एक यूनानिमस रिवॉल्यूशन पास किया जा रहा होता है इस समय टू कंडेम दिस एक्ट। वहाँ पे पारसी, सिख, ब्रिटिश सब लोग अक्यूज कर रहे होते हैं ढींगरा के इस एक्टिविटी को, हम सब इक्विवोकली बोल रहे हैं कि शेमफुल एक्टिविटी है। पर जब वोट लिया जाता है तो एक आदमी वहां पर अपना हाथ खड़ा करता है और बोलता है नो, दिस इज नॉट अ यूनानिमस रेजोल्यूशन, यानी कि ये सर्वसम्मति से पारित नहीं हो रहा है ये रेजोल्यूशन, बिकॉज आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट इट। ये आदमी थे सावरकर। जो ब्रिटिश ऑफिसर बैठा होगा तो उस समय उनको नाक मुंह पे घुसे उसे मारता है, उनका चश्मा वश्मा टूट जाता है और उनको रूम से घसीट के बाहर निकाल दिया जाता है। सावरकर एक आर्टिकल लिखते हैं टू टाइम मैगजीन और वो बोलते हैं कि ढींगरा इज स्टिल अंडर गोइंग ट्रायल्स, ढींगरा का ट्रायल तो कंप्लीट नहीं हुआ है और आप तो अपने आप को रूल ऑफ लॉ वाले नेशन बोलते हो, तो आप कैसे ये रिजोल्यूशन पास कर सकते हो कि ही इज अक्यूज और ही इज अ क्रिमिनल बिना उसका इंटेंशन को समझे हुए। मॉरली और टेक्निकली दोनों तरीके से गलत है कि टू पेंट ढींगरा एज अ क्रिमिनल। जब ढींगरा को कोर्ट में ले जाया जाता है, जज इनसे बोल रहा है कि भाई बोलो अपने डिफेंस में, तो वो बोलते हैं जज को कि यार तुम कौन होते हो मेरा डिफेंस मांगने वाले, इस कोर्ट को तो कोई राइट ही नहीं है मेरे ऊपर ट्रायल चलाने का। तो जज पूछता है क्यों नहीं राइट है, तो बोला आप लोग तो इंपीरियलिस्ट हो, आप तो घुसपैठी हो, मैं तो बस अपने घर को कॉकरोचेस से और चूहों से मुक्त करा रहा था, तो ये कॉकरोच और चूहे मेरे ऊपर ट्रायल कैसे कर सकते हैं, तुम मेरे घर में घुसे हो ना, हम तुम्हारे घर में थोड़ी घुसे हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश रूल की वजह से पूरे भारत में पॉवर्टी है, फेमीन है। Whatever I did was an act of patriotism. I call the English people responsible for the murder of 80 million Indians in the last 50 years, and they are also responsible for taking away 10 crore pounds every year from India. और ऐसे में आप मेरे को ट्रायल मेरा चला रहे हो, इनफैक्ट मुझे आप पे ट्रायल चलाना चाहिए आपके इस इनह्यूमन एक्टिविटीज के लिए। आप नहीं चाहिएगा कि जर्मन्स आपके ऊपर इन्वेड करें, और अगर इन्वेड करते हैं तो आप उनको बॉम्बिंग करिएगा, आप उन पे अटैक करिएगा। उस तरीके से हम भारतीय भी नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे ऊपर रूल करे। और सोचिए कितना प्रोफेटिक था ये वर्ड। 40s में जाकर के हिटलर के अंदर जर्मनी एक्चुअली में इन्वेड करता है। जो बैटल ऑफ ब्रिटेन हुआ था के ऊपर, पूरे लंदन के ऊपर 6-6 घंटे तक एरियल बॉम्बार्डिंग हुआ था। Ships, the Luftwaffe were loading a more sinister cargo. Saturday, the 7th of September, was another hot summer's day. At about 5 p.m., the first of 400 Heinkel and Dornier bombers began their descent over London. Another 400 arrived around 8 p.m. to continue the attacks. Damage to the docks was devastating, and many. और उसके एवज में लंदन, मतलब चर्चिल उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पूरे जर्मनी के ऊपर बॉम्बार्डिंग कर दिया था। Heavy bombers assist Marshal Konrad's drive into the Reich. The target is Dresden. It was being used to pump German troops. After these attacks, the German overseas news agency said, "This city, hitherto almost untouched, has been carpeted by heavy and super heavy high explosives and incendiaries. Dresden is a heap of ruins. तो अपने पे जब बात आती है तो भाई ब्रिटिश कुछ भी करें वो सही है, उनको राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, तो वही राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस तो इंडियंस के पास भी है, और वही चीज ढींगरा यहाँ पे बोल रहे थे। कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होकर के, ब्रिटेन के अंदर खड़े होकर के, ये जानते हुए उनको फांसी होने वाली है, बिना पलक झपकाए वो ये सब बातें बोल रहे थे। टू स्पीक ट्रूथ टू पावर रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज। तो आप समझिए किस तरीके का करेज, कन्विक्शन, मोटिवेशन था इन क्रांतिकारियों के पास। तो सिर्फ जेल रिकॉर्ड में है, सिर्फ एक ही व्यक्ति उनसे मिलने के लिए जाता था, वो थे वीर सावरकर, क्योंकि सबको ये लगता था कि यार अगर इसके साथ हम नजदीकी बनाएंगे तो कहीं हमारे ऊपर पे भी सर्वेलेंस ना लग जाए। करेज की जहां तक बात आती है, जब जो लोग बोलते हैं कि सावरकर ब्रिटिश के एजेंट थे, अलाई थे, माफी वीर थे और पता नहीं क्या क्या छोटी छोटी एक्टिविटीज है, तो शायद प्राइमा फेसी इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे, बट एक्चुअली में वो कितने इंपॉर्टेंट है, उसका सिंबॉलिक मीनिंग कितना डीप था, वो जब आप इस पर चिंतन करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। सारे मॉडरेट्स, कांग्रेसी और ये सब लोग ढींगरा को गाली दे रहे थे, जिस समय राजा रजवाड़ा ढींगरा को गाली दे रहे थे, जिस समय ढींगरा के परिवार वाले ढींगरा को डिसोन कर रहे थे, उसके 2 दशक बाद चर्चिल जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, वो सुनिए क्या कहते हैं ढींगरा के बारे में। चर्चिल सेड दैट ढींगरा's final word are the finest word ever made in name of patriotism. He reminds me of Plutarch's immortal hero. तो एक गोरा, एक अंग्रेज जो कि सबसे कट्टर दुश्मन माना गया था हिंदुस्तान का, अगर कोई था, कोई प्राइम मिनिस्टर था तो चर्चिल था, वो इतना रिस्पेक्ट दे रहा है आपके एक हीरो को, और हम हिंदुस्तानी खुद बैठ करके ना उनके बारे में जानते हैं, और जानते भी हैं तो उनको ऐसे देखते हैं जैसे कि कोई गली नुक्कड़ का कोई लुच्चा लफंगा जाकर के गोली बारूद मार करके आ गया। और ये बहुत शर्म की बात है। गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते कि हमें नहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया तो अभी पढ़िए, नहीं पढ़ाया गया तो अभी रिसर्च करिए। तो वहाँ पे कस्टमरी एक तरीका होता था, उनसे पूछा गया कि आप भाई आपका लास्ट विश क्या है, आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा लास्ट विश यही है कि
मुझे पूरे हिंदू रीति रिवाज से मेरा अंतिम क्रिया कराया जाए और मेरे अस्थियों को भारत भेजा जाए। हिंदू होने के नाते मेरा ये मत है कि आत्मा अमर है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं फिर से मां की गोद में जन्म लूं और भारत के स्वतंत्र होने तक मैं इसी उद्देश्य से बार बार जन्म लूं और बार बार मौत को गले लगाऊं। हिंदू रीति रिवाज से तो उनका अंतिम क्रिया हुआ, पर अस्थियां उस समय भारत नहीं आ पाई। 1976 में जब इंदिरा गांधी भारत के पीएम थी तो उन्होंने डिप्लोमेटिक चैनल्स खोले और फिर उसके बाद ढींगरा की जो अस्थियां थी वो भारत में आई और यहाँ पर गंगा में प्रवाहित की गई। इस एपिसोड को क्लोज करते समय महानतम नेता में से एक है महात्मा गांधी, उनका कमेंट्री पढ़ते हैं और फिर उसके साथ इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। गांधी जी से जब पूछा गया आपका क्या राय है मदन लाल ढींगरा के इस कृत्य के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ढींगरा वॉज अ कावर्ड। क्या बोला तूने? ब्रिटिश विल ओनली किल इन्वेडिंग जर्मन्स। अब आपको याद होगा ढींगरा जी ने एक लॉजिक दिया था कि यार ब्रिटिश भी तो जर्मन्स को मारेंगे अगर वो अटैक किया तो गांधी जी ने कहा कि यस बट ब्रिटिश विल ओनली किल इन्वेडिंग जर्मन्स, दे विल नॉट गो ऑन एंड किल इनोसेंट जर्मन। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आती है गांधी जी की कि उनको कर्जन विली कहाँ से इनोसेंट लग रहा है। वो बंदा आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल था, वो नेपाल का रेसिडेंट था और आई एम प्रीटी श्योर कि वो नेपाल में रह करके वहाँ पर कैसे भारतीयों का उत्थान हो, उनका सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हो, उसके ऊपर तो चिंतन मनन नहीं कर रहा होगा। उसका एक ही लक्ष्य होगा कि नेपाल को किस तरह से लूटा जाए और यहाँ का खजाना कैसे इंग्लैंड पहुँचाया जाए। तो मुझे नहीं समझ में आता कि हाउ गांधी जी फाउंड कर्जन विले टू बी इनोसेंट। फिर आगे गांधी क्या बोलते हैं कि वी शुड बी लाइक अरब्स हु डोंट किल एनीवन इन देयर ओन हाउस। यानी कि अगर आप अरब्स के दुश्मन हैं और आप अरेबिया में खड़े हैं तो अरब्स आपको नहीं मारेंगे। बहुत अटपटा सा लॉजिक मेरे को लग रहा है कि यार कहाँ से ला रहे हैं गांधी जी ये सब फैक्ट। अरब्स जो हैं वो अपने दुश्मन को अपने घर पे नहीं मारते हैं। इनफैक्ट अरब जो था वो एक पॉलिथीस्टिक सोसाइटी था और पूरा इस्लाम ही फैला है बाय किलिंग ऑल द पॉलिथीस्ट्स, उनको काफिर बोल करके। ये गांधी जी का अपना ओपिनियन हो सकता है जो कि सही है, पर मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि ओपिनियंस हमेशा कभी भी भारतीय रिवॉल्यूशनरीज के फेवर में क्यों नहीं बनता था। ओपिनियन हमेशा ऐसा ही क्यों बनता था कि जिसने भी रिवॉल्यूशन किया उसको कावड़ बोल दो, पागल बोल दो, मिसगाइडेड बोल दो, कुछ भी बोल दो, पर कभी भी तारीफ मत करो, कभी भी एटलीस्ट न्यूट्रल भी मत रहो। ये चीज़ हमें सोचने पे विवश करती है। जिस तरीके से एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत हमारे जो हीरोज़ हैं उनको मार्जिनलाइज किया गया है, वो आज भी मार्जिनलाइज हो रहे हैं। हमारे हीरोज़ को जस्टिस तभी मिलेगा जब हम सब लोग थोड़ा थोड़ा करके उनके बारे में पढ़ना शुरू करें, उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करना शुरू करें। आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो ज़रूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही चैनल का बेल आइकन दबाना मत भूलिए। Thank you so much for watching and goodbye till the next video.